है ना, अपने ही ब्रेन के बारे में जानना है इस चैप्टर में, है ना। कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, कौन सा पार्ट हमारी मेमोरीज से रिलेटेड है, कौन सा पार्ट हमें भूख लगवा रहा है, कौन सा पार्ट हमें पानी पीने के लिए बोल रहा है। 5 बहुत ज़्यादा करीब है और वक्त ना दोबारा नहीं आता। सही बता रही हूँ, वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा। बाद में बैठ के रो लोगे, है ना, मायूस हो जाओगे कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद हो जाता, है ना। तो वो जो थोड़ी और मेहनत है ना, वो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि वो अभी वो मेहनत कर लो। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ आपका माइंड मैप की सीरीज़ को और आगे बढ़ाने, यानी कि आज हम लोग करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके बाद आपकी फिजियोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर रहेगा जो कि है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यार माइंड मैप्स की सीरीज जिस पर्पस से स्टार्ट करी है, तो आई होप वो पर्पस पूरा फुलफिल हो रहा है। आप अपना रिवीजन बहुत कम टाइम में कर पा रहे हो और मैं भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस छोटे से लेक्चर में, इस माइंड मैप में क्या किया जाए, आपका सारा सिलेबस एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। ये तो मैंने पूरा इंश्योर किया है कि एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है हर चैप्टर में और आगे भी रहेगी। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे, है ना। स्टार्ट करते हैं विद द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यार, ये चैप्टर ना बड़ा फैसिनेटिंग है ना। अपने ही ब्रेन के बारे में जानना है इस चैप्टर में, है ना। कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, कौन सा पार्ट हमारी मेमोरीज से रिलेटेड है, कौन सा पार्ट हमें भूख लगवा रहा है, कौन सा पार्ट हमें पानी पीने के लिए बोल रहा है और कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, सब कुछ, है ना। और मेमोरीज से रिलेटेड कौन सा पार्ट आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, मतलब बिल्कुल छोटी सी मेमोरी को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है ना। याददाश्त की खासियत ये होती है कि जो भूलना चाहते हैं वो भूला नहीं जाता और जो याद करना चाहते हैं वो याद नहीं होता, है ना। वो याद रहता ही नहीं है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यार ये चैप्टर ऐसे आपको इधर पर बसाना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो 18-20% का पूरा वेटेज लेके चलती है जब हम लोग नीट की बात करते हैं, ना। और उसमें से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप प्लीज अच्छे से कंसंट्रेट करके ये चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखिए और मैं पूरी ऐसे गारंटी से लेती हूँ यार कि रिवीजन सारा अच्छे से हो जाएगा, कुछ भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं यार, जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करेंगे, है ना। फिर उस न्यूरॉन का काम ही क्या है कि वो इंपल्स ट्रांसफर करता है, वो मैसेंजर है, वो क्या करता है, मैसेजेस को ट्रांसफर करता है, यानी कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ेंगे। फिर ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एंड इट्स मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल ट्रांसमिशन के बारे में। फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में पढ़ेंगे, और आपका सेंसरी रिसेप्शन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर है वो पढ़ने वाले हैं। फिर आपका आई है और फॉर ईयर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो रेडी हो, स्टार्ट करें। अब यार चैप्टर कहता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यार कंट्रोल का तो मतलब वही है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें करके रख रही है, और जरूरी भी है मम्मी का कंट्रोल करना, वरना तुम तो हवाओं में उड़ जाओगे, है ना। वहीं पर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है यार, देखो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन क्या है कि जब 2 या 3 लोग, है ना, एक साथ एक चीज करने में, मतलब एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासेस में होता था ना कि टीचर क्या करता था, ग्रुप्स बांट देता था, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है, ऐसा होता था आप लोग के साथ, है ना। फिर वहां पर आप अपना काम डिवाइड कर लेते थे कि तू ये करके आएगा, तू ये, और मैं ये करके आऊंगा। ठीक है, अब वो डिवीजन के बाद अगर किसी एक ने भी काम नहीं किया तो प्रोजेक्ट तो लेट सबमिट होगा, है ना, प्रोजेक्ट तो लेट सबमिट होगा। इसलिए अपने जो प्रोजेक्ट मेट्स है वो सोच समझ के चुना करो। ठीक है, तो वो ही क्या है, वो ही है आपका कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी के भी बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके, कम्युनिकेट करके। अब इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो बात कर रहे हैं, है ना, कि पेट बोल रहा है यार
यार मुझे भूख लग रही है, दिमाग से बोल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। इंटरैक्ट यानी कि इंपल्सेस के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू इंटरैक्शन चल रही है, पेट बोल नहीं रहा तुम्हारा, ठीक है। तो ये जब होता है तो उस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में, जैसे कि मैंने केमिकल वाले चैप्टर में बताया था, हमारी बॉडी में दो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एक है यार आपका एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा है न्यूरल सिस्टम, है ना। ये दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के ऊपर इन दोनों ने कब्जा कर रखा है। हमारी बॉडी को सब कुछ रेगुलेशन कौन कर रहे हैं, ये दो सिस्टम कर रहे हैं। अब एंडोक्राइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, कैसा लगा था, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग न्यूरल करेंगे, तो न्यूरल के बारे में बात कर लेते हैं। यार एंडोक्राइन में आपको पता है हॉर्मोन्स आपके क्या थे, केमिकल मैसेंजर थे। वो क्या कर रहे थे, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह दे रहे थे और उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वहीं पर जब हम लोग न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन रखता है, क्विक रिस्पॉन्सेज हमें देता है, लेकिन इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। अब इन दोनों का इतना कोऑर्डिनेट करके, इतना इंटीग्रेट करके यार करना क्या चाह रहे हैं, एक तो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं। क्यों रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर एक क्या कह सकते हैं, एक आइडियल सिचुएशन में रहना जरूरी, मतलब पसंद है। तो हमारी बॉडी के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये एक चीज मेंटेन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हीमोस्टैसिस। क्या करते हैं, हीमोस्टैसिस को मेंटेन करना इनका काम है। हीमोस्टैसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी एंड स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, कि बॉडी में सब कुछ शांति से रहे, शांति बनाए रखें। ये वाला काम किसका है, आपका इन सिस्टम का है, ठीक है। अब जब हम लोग न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, हमने हर चैप्टर में पढ़ा है कि किसके कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कौन कैसे रेस्पायर कर रहा है, किसका कैसा हार्ट है, कैसी सर्कुलेशन हो रही है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब यहां पर भी हम छोड़ेंगे थोड़ी, यहां पर भी न्यूरल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो न्यूरॉन्स है दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है और क्या कर रहे हैं, एक नर्व नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब आ जाते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पे। इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं आपके इंसेक्ट, कॉकरोच। अगर आप इनका न्यूरल सिस्टम देखोगे तो यहां पर इनके पास जो ब्रेन प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली कॉकरोच की बात करें तो इनके सर में इतना पोर्शन नहीं है जितना इनकी बॉडी में है। तभी तो जब आप इसकी मुंडी भी काट दोगे, कॉकरोच की जब हम लोग मुंडी काट देते हैं यार, तो क्या होता है, वो फिर भी 7 दिन सर्वाइव कर सकता है। अब 7 दिन सर्वाइव कर रहा है, उसके बाद क्यों मर रहा है, भूख तो लगेगी, है ना, पापी पेट का सवाल है यार, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें इंकाइनोडर्म की, तो इसके पास नर्व रिंग है और रेडियल नर्व्स है, ठीक है। फ्लैटवर्म्स यानी कि आपके प्लैटीहेल्मिन्थीज के पास सेंट्रल गैंग्लिया है और नर्व कॉर्ड है, और ये नर्व कॉर्ड भी कैसी होती है बच्चों, ट्रांसवर्स होती है। अब बात करते हैं हमारी वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में आपको डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा। और यहां पर न्यूरल सिस्टम में क्या है, आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब ये न्यूरॉन्स है क्या, ये मान लो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के जो किसी चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ हो रहा है, यहां कुछ होने वाला है, सब पता लगा रहे हैं, ठीक है। उसको डिटेक्ट करेंगे, मतलब मान लो कि आपको किसी ने पट करके मारा, ठीक है, तो आपकी बॉडी, आपको पता लगा ना कि आपको मारा गया है, ठीक है, तो उसने डिटेक्ट करा है, उसने उस डिटेक्ट वाले चीज को क्या करा है, रिसीव करा है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमने क्या करा है, इस न्यूरॉन ने ट्रांसमिट किया है। पहले डिटेक्ट करा, फिर उसे रिसीव करा, और फिर उसे ट्रांसमिट किया, किसको, एक इंफॉर्मेशन को। और इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यहां पर जो टर्म यूज करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है, स्टिमुलाई। क्या है, स्टिमुलाई। तो उन्होंने क्या करा, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट, ये चीजें नहीं भूलनी है, ठीक है, क्लियर है। अब जिस न्यूरॉन की अभी बात कर रहे थे उसका स्ट्रक्चर देखो,
कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। अब जब हम लोग न्यूरॉन की बात करते हैं तो यार ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? दिस इज दी सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी है, ठीक है। अब सेल बॉडी के बाद ये वाला पोर्शन क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन है। और ये जो गोले गोले गोले, ये पीके वाले गोले नहीं है कि दूसरे गोला से आए हैं, दूसरे गोला नहीं है, ये क्या है? सिनेप्टिक नॉब्स है। क्या है? सिनेप्टिक नॉब्स है। अब यार देखो, जब आप इस सेल बॉडी को देखोगे तो इस सेल बॉडी के पास क्या है? कुछ एक्सटेंशंस हैं, है ना? क्या है? एक्सटेंशन है। हाँ, इन्होंने भी क्या करा रखे हैं? हेयर एक्सटेंशन करा रखे हैं। ये क्या है? दे आर दी एक्सटेंशन। अब इन सेल बॉडी की एक्सटेंशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन वाली एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये तो है इनकी सेल बॉडी की शॉर्ट एक्सटेंशन। अब इसके पास एक लंबी सी एक्सटेंशन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग सेल बॉडी की बात करते हैं, सेल बॉडी क्या है? इट इज द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या है? ये वो पोर्शन है जो न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म में, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? गोल्गी बॉडी देखने को मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स देखने को मिलेगा, और इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ ग्रैन्यूल्स जिनको हम लोग बोलते हैं निसल ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं? निसल ग्रैन्यूल बोलते हैं। अब ये निसल ग्रैन्यूल क्या है? निसल ग्रैन्यूल बेसिकली क्या दे रहे हैं? कलर दे रहे हैं। किसको? आपके न्यूरॉन को। क्या कर रहे हैं? कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ के साथ प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करते हैं, ठीक है। और आपकी जो सेल बॉडी है, न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये सेल बॉडी कैसी है? न्यूक्लिएटेड है। कैसी सेल बॉडी है? न्यूक्लिएटेड है ना? न्यूक्लिएटेड सेल बॉडी है। अब यहां पर हमने बात करा यार, ये एक्सटेंशंस है जिनको हम लोगों ने क्या बोला था? डेंड्राइट्स बोला था। तो ये डेंड्राइट्स कैसी एक्सटेंशन है? दे आर शॉर्ट फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम सेल बॉडी। क्या है? शॉर्ट फाइबर्स हैं जो सेल बॉडी से अराइज होते हैं, और कैसी हैं? ब्रांच्ड है। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल सिंगल ऐसे, नहीं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट क्या है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, और इन ब्रांच स्ट्रक्चर्स में भी आपको निसल ग्रैन्यूल देखने को मिल जाएंगे। यानी कि जो कलर सेल बॉडी को मिल रहा है वही कलर आपको कहां मिलेगा देखने को? डेंड्राइट में भी देखने को मिलेगा। अब इन डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? इन डेंड्राइट का फंक्शन है सिग्नल को रिसीव करना, है ना, इंपल्स को रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट कर देना। कहां पर? आगे एक्सॉन की तरफ, है ना। पहले तो सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन की तरफ। तो क्या क्या फंक्शन है इनका? इन्होंने सिग्नल को लिया, इन्होंने स्टिमुलाई को लिया, और स्टिमुलाई को आगे सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट कर दिया। कहां ट्रांसमिट कर दिया? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पर डेंड्राइट के अलावा एक लॉन्ग फाइबर है जो सेल बॉडी से राइज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये जो एक्सॉन है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ये क्या है? लॉन्ग अराइजिंग फाइबर है जो कहां से अराइज हो रहा है? सेल बॉडी से अराइज हो रहा है। कहां से अराइज हुआ है? सेल बॉडी से अराइज हुआ है। अब ये यहां पर तो बिल्कुल लीनियर है ना, कोई ब्रांचेस नहीं है। ब्रांचेस कहां आ रही है? इसके एंड पर, इसके एंड पर, यानी कि एक्सॉन के टर्मिनल पर आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्रांचेस देखने को मिलेगी। पूरे एक्सॉन पे नहीं है, प्रॉक्सिमल एंड पे नहीं है, सिर्फ डिस्टल एंड पे क्या देखने को मिलेगी? ब्रांचेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसने बोला कि यार मेरे को वही साइटोप्लाज्म वाला नाम नहीं चाहिए, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। इसी तरह से इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। तो अंदर क्या फ्लो कर रहा है? एक्सोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, और ये लेयर मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज नोन एज एक्सोलेमा, ठीक है। क्लियर है? अब ये क्या करते हैं? ये एक्सॉन क्या कर रहा है? ये एक्सॉन ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है क्या? सिग्नल। ट्रांसमिट कर रहा है क्या? सिग्नल, ठीक है। अब यहां पर एक गोले हैं जिनको हम लोगों ने क्या बोला है? साइनेप्टिक नॉब्स बोला है। इन साइनेप्टिक नॉब्स के पास कुछ केमिकल्स होते हैं बच्चों, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन है। क्या है? एसिटाइल कोलिन है। अब इस
सिनैप्टिक नॉब का फंक्शन क्या है? सिनैप्टिक नॉब का फंक्शन है कि यहां से सिग्नल बाहर की तरफ भेजने का काम किसका है? साइनैप्टिक नॉब है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आपका सिग्नल जाने का काम, पहुंचाने का काम किसका है? साइनैप्टिक नॉब का है। ठीक है, किसका है? साइनैप्टिक नॉब का है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यार इस एक्सॉन के ऊपर ये येलो कलर का कुछ बना हुआ है। ये येलो कलर का क्या है? दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। क्या है? माइलिन शीथ है। ये माइलिन शीथ इज अ बायोलॉजिकल इंसुलेटर। क्या है? बायोलॉजिकल इंसुलेटर है। इंसुलेटर का फंक्शन क्या होता है? वो करंट को पास नहीं होने देता है। यहां पर भी ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास नहीं होने देगा, इसलिए ये क्या है? एक तरह का बायोलॉजिकल इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अगर इस शीट की बात करी जाए तो इट इज अ लिपिड रिच शीट। ठीक है, किससे बनी हुई है? लिपिड रिच शीट है और स्पाइरली प्रेजेंट है ना, स्पाइरल्स की तरह प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। और ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसके अंदर, इसके बीच बीच में गैप्स दिख रहे होंगे, यहां पर गैप्स दिख रहे हैं। ये क्या है? दे आर गैप्स। और इन गैप्स को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर बोला जाता है। ये नोड ऑफ रैनवियर ये इंसुलेटेड नहीं है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस आराम से फ्लो कर सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स आराम से फ्लो कर सकता है, लेकिन जहां माइलिन शीथ है वहां ये फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो माइलिन शीथ है ये आई कहां से? ये बनाते हैं कुछ सेल्स जिनका नाम है स्क्वान सेल्स। क्या नाम है? स्क्वान सेल्स नाम है। अब ये जो स्क्वान सेल्स हैं यार, ये स्क्वान सेल्स क्या कर रहे हैं? माइलिन शीथ बना रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हर न्यूरॉन पे माइलिन शीथ हो ये जरूरी नहीं है ना। इस वजह से हमारे पास कुछ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। और इसी तरह से अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे ऑटोनॉमिक और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैडम भूल गई। क्या भूल गई हूं? मैं भूल गई हूं दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या है? ये आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि दिस इज द बेस। ये नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम का होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है आपको न्यूरॉन का। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाते हैं भैया, तो आपको ही तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े चलो। अब इन न्यूरॉन का काम क्या है? डिटेक्ट करना, रिसीव करना, ट्रांसमिट करना। डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट। तो इसके लिए इनको क्या करते हैं? ये नर्व इंपल्स क्रिएट करते हैं और उस नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नर्व इंपल्स को क्रिएट करेंगे और फिर इनको क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। अब जब ये न्यूरॉन्स रेस्टिंग स्टेज पर होते हैं, है ना, जब ये न्यूरॉन्स क्या है? बेसिकली दे आर दी एक्साइटेबल सेल्स, है ना। एक्साइटेबल सेल्स है, यानी कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कैसी हैं? पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड कैसे होंगी? क्योंकि इनके फ्लूइड के अंदर जैसे एक्सोप्लाज्म है उसमें कुछ आयंस प्रेजेंट है और बाहर की तरफ कुछ आयंस प्रेजेंट है। कौन कौन से आयंस हैं? यहां पर Na+ है, K+ है, Cl- है और Ca2+ है। तो इनके कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से, इनके कंसंट्रेशन के डिफरेंस के वजह से यहां पर ये मेम्ब्रेन, ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कैसे होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पोलराइज्ड होते हैं। और इनकी मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? कुछ आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर सिलेक्टिवली परमिएबल पैसेजेस। ये क्या है? बेसिकली गेट्स है, लेकिन ये गेट्स कुछ कुछ चीजों के लिए ही, कुछ कुछ आयंस के लिए ही खुलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कौन, किससे बने हैं ये आयन चैनल्स? प्रोटीन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर देखो, अब
कुछ चैनल्स हमेशा ही खुले रहते हैं, कुछ दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं लीक चैनल्स। लेकिन कुछ दरवाजे कभी कभी ही खुलेंगे, यहां पर उनको कार्ड लगाना पड़ेगा तभी वो दरवाजा खुलेगा। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए खुलेंगे, कोई एक स्पेसिफिक सिग्नल के लिए खुलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं गेटेड चैनल्स। क्या होते हैं? गेटेड चैनल्स। और कुछ होते हैं जो होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो जिनके पास एक सिग्नल के को रिस्पॉन्ड करने की भी एबिलिटी होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्ड करने की भी एबिलिटी होती है। किसके पास? वोल्टेज गेटेड चैनल के पास। तो ये तीन तरह के चैनल्स हैं, एक आपके लीक चैनल्स है, एक गेटेड चैनल्स है, और तीसरे हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ठीक है। अब आपका जो न्यूरॉन है वो तीन स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा। एक है रेस्टिंग स्टेज, दूसरा है एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज, और तीसरी है रीपोलराइजेशन वाली स्टेज। अब रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है भैया? रेस्टिंग स्टेज का मतलब है कि ये जो न्यूरॉन है अभी आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है। अब इस रेस्टिंग स्टेज पे होता क्या है, यहां पर एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है, बताया था ना, एक्सोनल मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा जो है वो K+ के लिए बहुत ज्यादा परमिएबल है। क्या है? K+ के लिए यार इतनी परमिएबल है कि K+ को अंदर आना भी अलाउड है और बाहर जाना भी अलाउड है, दोनों चीज अलाउड है। परमिएबल का मतलब यही है कि इसको ये चीज अलाउड है ना, परमिशन, परमिएबल। तो यहां पर Na+ K+ के लिए ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है परमिएबल है, और इम्परमिएबल है किसके लिए? Na+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए। याद रखना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, है ना। तुम लोग क्या हो जाते हैं? तुम लोग हो जाते हो कि कुछ तो था दया, क्या था, यहां पर तुम भूल जाते हो, है ना। वो क्या कहते हैं, मूवी नहीं है भूला, वो आता है ना ऐसे, वो हो जाता है तुम लोगों के साथ, वो नहीं करना है। याद रखना है, परमिएबल किसके लिए है? K+ के लिए है। इम्परमिएबल किसके लिए है? Na+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए है। ठीक है, जिसके वजह से Na+ बाहर से अंदर नहीं आ पाता और नेगेटिवली चार्ज अंदर से बाहर नहीं जा पाता। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज यानी कि कहां है? साइटोप्लाज्म में है, और Na+ कहां है? बाहर है। तो जिसके वजह से अंदर की तरफ K+ ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, और Na+ कम है, और बाहर K+ कम है और Na+ ज्यादा है, जिसके वजह से अंदर की तरफ जो चार्ज है वो नेगेटिव है और बाहर की तरफ क्या चार्ज है? पॉजिटिव है। यही बोला था ना आपको, एक्साइटेबल सेल्स है, इनके पास आयन की कंसंट्रेशन के डिफरेंस के वजह से ये क्या होते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं। और कितना है इसका? -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, अब ये क्या हुआ है? यहां पर हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन भी रखना है, हमारी बॉडी को तो आइडियल सिचुएशन चाहिए। हमारी बॉडी इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए एक एटीपी यूज करती है। अब जरूरी नहीं है एक एटीपी यूज कर रही है, यहां पर इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए एक पंप है ना, एक पंप है जिसको हम लोग बोलते हैं Na+ K+ पंप। अब ये Na+ K+ पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखेगा। यानी कि एक्टिव यानी कि एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर एक एटीपी यूज होगी तो उस एटीपी की मदद से 3 Na+ कहां चले जाएंगे? अंदर आ सकते हैं, 2 K+ बाहर जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पर ये एटीपी, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या है? Na+ K+ पंप है जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई यार रेस्टिंग स्टेज पे। अब रेस्टिंग स्टेज से क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, यानी कि इंपल्स जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए तभी तो कुछ आगे रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। तो यार सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज पे क्या होगा? नर्व इंपल्स जनरेट होता है। नर्व इंपल्स जनरेट करने के लिए हमें एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए, है ना, बाहर से, मतलब बाहर से कोई सिग्नल तो चाहिए ना, तभी तो नर्व इंपल्स जनरेट होगा। तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड इंपल्स आएगा जिसकी वैल्यू क्या है? -55 से -65 मिलीवोल्ट की होनी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया है, इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम न्यूरॉन में ट्रांसफर करेंगे, फिर उस न्यूरॉन के मदद से क्या कहां लेके जाएंगे? टारगेट सेल
तक लेके जाएंगे। अब टारगेट सेल की से फिर टारगेट सेल क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स करेगा। इंपल्स आया तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब मिलेगा वैसे ही क्या होगा, ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी, किसमें, न्यूरॉन में। अब उस ट्रांसमिशन की वजह से उस इंपल्स को जहां जाना था, उस मैसेज को जिसके पास जाना था, वो मैसेज उसके पास जाएगा और फिर वो जो सेल है, जो अपना टारगेट सेल है, वो अपना आगे का रिस्पॉन्स कंटिन्यू करेगा। और दिस एक्शन पोटेंशियल कॉजेज डीपोलराइजेशन, इसके वजह से क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। अब होता क्या है, ये जो स्टिमुलस आया है ना, उसके वजह से Na+ गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। मतलब जिस Na+ को अंदर नहीं आने दे रहे थे, वो Na+ के गेटेड चैनल्स खुल गए हैं। अब जैसे ही Na+ के गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे, Na+ तो अंदर जाएगा ना। जैसे तुम्हें मम्मी कहीं जाने के लिए मना कर रही है ना, क्या कर रही हैं, मना ही करे जा रही हैं कि तुम उसके बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे, तुम वहां घूमने नहीं जाओगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है ये Na+ चैनल को भी मना करा जा रहा है तुम्हारी तरह। तो तुम्हें जैसे ही मौका मिलेगा, मतलब मम्मी ने एक बार ही क्या कर दी, हाँ कर दी कि यार ठीक है चले जा, तुम क्या करोगे, तुरंत बैग पैक करोगे, तुरंत निकल जाओगे। यही करोगे तो ये भी यही करते हैं, जैसे ही गेटेड चैनल खुलते हैं Na+ शू करके अंदर की तरफ आ जाते हैं, जिसके वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। अब इतना Na+ अंदर आ गया कि अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया और बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया। यहां पर क्या हुआ है, पोलैरिटी को रिवर्स किया गया है। क्या हुआ है, पोलैरिटी रिवर्स हुई है। ठीक है, ये हो गया जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब टारगेट सेल पूरे टाइम तो लेता नहीं रहेगा ना इंपल्स को, है ना, नहीं लेता रहेगा। अब क्या होगा, अब ये मान लो ये न्यूरॉन थी, इसने अब अपना काम कर दिया, अब ये दूसरे न्यूरॉन के पास सिग्नल चला गया, तो ये न्यूरॉन वापस अपनी रेस्टिंग स्टेज पे आना चाहेगी, है ना। मतलब तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रहा था, तुम घूम के आ गए, घूम के आने के बाद कहीं क्या चाहिए, 2 दिन की नींद चाहिए। यार 2 दिन अब मजे से सोऊंगा, है ना, बहुत घूम लिया, थक गया हूं। अब ये भी क्या करती है, वापस रेस्टिंग स्टेज पे आने की कोशिश करती है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, Na+ चैनल बंद हो जाते हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए खुले थे वो वापस बंद हो गए हैं कि अब तुम्हें साल भर कहीं नहीं जाना है। और तुम्हारे लिए वो साल भर है, इसके लिए वो सिर्फ 0.5 मिली सेकेंड के लिए खुले। तो तुम 4 दिन की ट्रिप मार के आए हो, है ना, इसके लिए कितना, सिर्फ 0.5 मिली सेकेंड के लिए खुले थे वो चैनल। और उन चैनल्स को जब ये खुले थे, ये अंदर आ गए थे, अब ये गेटेड चैनल्स बंद हो गए हैं। क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अब बंद होने के वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन थी वो तो थी ना, पार्शियल थी ना, किसके खिलाफ, आपके K+ के लिए पार्शियल थी। तो क्या होगा, आपकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी जो पार्शियल थी ना, वो बहुत ज्यादा पार्शियल हो गई है K+ के लिए, जिसके वजह से K+ अब अंदर आए जा रहा है और Na+ कहाँ जा रहा है, Na+ वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब बहुत सारा K+ अंदर आ गया है तो वापस क्या हो गई है, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, बैक टू नॉर्मल, बैक टू बेसिक आ गया है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका इंपल्स जनरेट होता है और कंडक्ट होता है। ठीक है, अब ट्रांसमिट कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं, है ना। ट्रांसमिट कैसे हो रहा है तो वो देख लेते हैं। अब अगर आप यहां देखो तो मान लो यहां से इंपल्स आ रहा है ना, तो ये जो इंपल्स है इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक जाना है ना। इंपल्स इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक जाना है, तो इंपल्स जो रिसीव सेल बॉडी भी कर सकती है, इंपल्स रिसीव आपका ये भी कर सकता है, डेंड्राइट भी कर सकते हैं, और इंपल्स रिसीव ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंपल्स तो बहुत जगह से रिसीव हो सकता है, लेकिन इंपल्स फ्लो एक ही डायरेक्शन में करता है। क्या करता है, इंपल्स फ्लो एक ही डायरेक्शन में करता है। अब दो मेम्ब्रेन, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है, इन दो मान लो ये क्या है, 2 न्यूरॉन है, इनके बीच का ये गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। अब
इस साइनैप्स के पास एक प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है और दूसरी होती है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। क्या है? एक प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, एक पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है। अब ये जो प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, ये किसकी मेम्ब्रेन है? जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आया है ना, जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आया है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग कहते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और जो न्यूरॉन सिग्नल रिसीव कर रहा है, यानी कि जो रिसीव कर रहा है सिग्नल, रिसीविंग न्यूरॉन है, उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। अब ये जो साइनैप्स है ना, ये भी दो तरह के हैं। कौन से हैं? एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और एक है केमिकल साइनैप्स। ठीक है, अब जब हम लोग इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो बड़ी तेज भागेगी, तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है बड़ा रैपिड होता है, बहुत जल्दी से क्या हो जाता है? ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, अब जल्दी ट्रांसमिशन होने के लिए अगर मान लो एक प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तो जल्दी ट्रांसमिशन तो मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा है ना, मुश्किल है क्योंकि दूरी पे है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है, ताकि जो इम्पल्स है बहुत जल्दी कूद के कहाँ चला जाए? आपके रिसीविंग न्यूरॉन पे चला जाए। कहाँ चला जाए? आपके रिसीविंग न्यूरॉन पे चला जाए। इसलिए प्री और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है। अब इस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। जैसे अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराया था, फिर उसको ट्रांसमिट कराया था, है ना, रेस्टिंग स्टेज, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, उस तरीके से यहां पर क्या चलती है? आपका ट्रांसमिशन चलता है। ठीक है, और एक चीज जो आपको याद रखनी है, that this transmission is rare in our system। हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा रेयरली आपको क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल साइनैप्स देखने को मिलेगा रेयरली। ठीक है, वहीं पर जब हम लोग केमिकल ट्रांसमिशन या केमिकल साइनैप्स की बात करते हैं तो ये बड़ा कॉमन है हमारे सिस्टम में, बहुत कॉमन है। और यहाँ पर ट्रांसमिशन किसके वजह से हो रही है? साइनैप्टिक नॉब में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट थे जिनको हम लोगों ने क्या बोला था? न्यूरोट्रांसमीटर बोला था। तो उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से क्या हो रहा है? यहाँ पर साइनैप्स के थ्रू क्या हो रहा है? आपका सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, आपका इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है। किसके वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से। अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिशन है ये बड़ा स्लो है क्योंकि यहां पर आपको प्री और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग साइनैप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत क्या है? रैपिड है, बहुत तेज है यार, ये बहुत तेज है ना, और ये बड़ा स्लो है, ढीला ढाला है, बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब यार देख लो, अब ये प्री और पोस्ट बता देती हूँ। ये वो न्यूरॉन है जो क्या लेके आया है? जो सिग्नल लेके आया है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वो न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके आया है। ये वो न्यूरॉन है आने वाला जो सिग्नल रिसीव करेगा। यहां पर क्या है? जो सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक है, अब यहां पर दिस इज एक्सॉन टर्मिनल। अब यहां पर साइनैप्टिक नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक वेसिकल। इन साइनैप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर दिख रहा है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते ही Ca2+ रिलीज हो जाता है। अब ये Ca2+ क्या करता है? इन साइनैप्टिक वेसिकल्स को मेम्ब्रेन की तरफ पहुंचने में क्या करता है? फोर्स करता है। ये बोलता है तुम जाओ, तुम जाओ। अब जैसे ही साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, साइनैप्टिक वेसिकल यहां पर आके मेम्ब्रेन पे जुड़ता है, ये क्या हो जाता है? इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। अब साइनैप्टिक वेसिकल में जितने भी क्या थे? न्यूरोट्रांसमीटर थे। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर साइनैप्स में, साइनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब रिलीज हो जाते हैं। अब यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जब तक अपना एक्शन नहीं दिखाता, कब तक? जब तक उसे कोई
रिसीव करने वाला नहीं मिलेगा, है ना। ये बुआ जी हैं, ये फूफा जी हैं, और ये बुआ जी फूफा जी कैसे है, ये जब तक इन्हें स्टेशन से कोई लेने नहीं आएगा ये नहीं जाएंगे, वरना ये नाराज हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर भी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यार, ये न्यूरोट्रांसमीटर के लिए यहां पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करेंगे और फिर इस न्यूरॉन में, आने वाले न्यूरॉन में, रिसीविंग न्यूरॉन में अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल आगे जाके जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स होता है। ठीक है, क्या हुआ, नर्व इंपल्स आया, नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल आया तो आपके Ca2+ आयन रिलीज हुए। Ca2+ आयन ने साइनेप्टिक वेसिकल को बोला कि तू साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जा। अब जैसे ही वेसिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ, उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिलीज हो गया, कहां पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद एक अपना रिसीविंग न्यूरॉन था, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी। उस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। वो रिसेप्टर अपने न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करेंगे और अपना सिग्नल रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से होता है क्या, केमिकल ट्रांसमिशन। क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक्साइटरी भी हो सकते हैं या इनहिबिटरी भी होता है। एक्साइटरी यानी कि किसी चीज को और आगे बढ़ाएंगे, और इनहिबिटरी यानी कि किसी चीज को रोक देंगे। तो एक्साइटरी क्या है, एसिटाइल कोलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डोपामिन और सेरोटोनिन। ये याद रख लेना, है ना, इसलिए लिखे हैं ताकि तुम याद रख लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं यार अपने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। किस पे आ जाते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। अब जब हम लोग, एक मिनट, अब जब हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास दो तरह के सिस्टम हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बच्चों और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जब हम लोग सीएनएस की बात करेंगे तो सीएनएस को हमने फर्दर दो में डिवाइड करा है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, और वहीं पर पेरिफेरल को हमने डिवाइड करा है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। अब यार देखो, अब जब हम लोग बात करते हैं सीएनएस की, तो ये हमारी क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट है ना। ये सब कुछ प्रोसेस करके आगे सिग्नल दे रही है, ये बता रही है हमें कि हमें क्या करना है, हमारे कौन से ऑर्गन को, कौन से सेल को क्या करना है। ये अपना क्या बता रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रहा है। अब उस ऑर्गन तक, उस टारगेट तक सिग्नल पहुंचाने का काम किसका है, इस पीएनएस का होता है। क्या होता है, इस पीएनएस का होता है। और इसीलिए इस पीएनएस में क्या आते हैं, जितने भी नर्व फाइबर्स हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो किसका पार्ट है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। अब नर्व फाइबर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक है एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक है इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स सिग्नल को सीएनएस की तरफ ले जाने का काम करेंगे, टुवर्ड्स सीएनएस लेके जाएंगे, कौन, एफरेंट नर्व फाइबर्स। और वहीं पर इफरेंट नर्व फाइबर्स आपका कहां लेके जाएंगे, सीएनएस से टारगेट की तरफ लेके जाएंगे। अवे फ्रॉम सीएनएस कौन लेके जा रहा है, इफरेंट, और एफरेंट क्या लेके आ रहा है, टुवर्ड्स सीएनएस। ठीक है, क्लियर है। अब जो एफरेंट नर्व फाइबर है, जो सीएनएस तक सिग्नल लेके जा रहे हैं, ये वो न्यूरॉन्स है बच्चों जो क्या कर रहे हैं, जिसने कोई स्टिमुलाई को डिटेक्ट करा है, जिसने कोई स्टिमुलाई को डिटेक्ट करा है, ये वो है जो उस डिटेक्टेड स्टिमुलाई को कहां लेके जा रहे हैं, सीएनएस तक लेके जा रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। वहीं पर जब हम लोग इफरेंट की बात कर रहे हैं, ये सीएनएस से कोई सिग्नल लेके फिर कहां जा रहे हैं, टारगेट के पास जा रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मोटर नर्व फाइबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोटर नर्व फाइबर भी बोला जाता है। अब
सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स की तरफ क्या लेके जाएगा, अपने सिग्नल लेके जाएगा। अब सीएनएस से दूर की तरफ सिग्नल जा रहा है, कौन से नर्व फाइबर, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, कौन से नर्व फाइबर है, इफ्रेंट नर्व फाइबर है। कैसे भूल जाते हो यार तुम लोग भी हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक भी सीएनएस से दूसरी तरफ क्या लेके जाता है, सिग्नल लेके जाता है। कहां पर, जहां पर इनवॉलंटरी एक्शन हो रहे हैं, यानी कि वो एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना, वो एक्शन जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन। अब तुम्हारे कंट्रोल में क्या है मैं बता देती हूं। तुम्हारे कंट्रोल में है कि ये लेक्चर पूरा देखो, इसके साथ साथ बाकी लेक्चर भी देखो और अपना कंसेप्ट रिवाइज करो और आगे जाके अपने पीवाईक्यू करो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। क्योंकि यार 5 में बहुत करीब है ना, 5 में बहुत ज्यादा करीब है और वक्त ना दोबारा नहीं आता है। सही बता रही हूँ, वक्त कभी दोबारा नहीं आएगा। बाद में बैठ के रो लोगे, है ना, मायूस हो जाओगे कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो शायद हो जाता, है ना। तो वो जो थोड़ी और मेहनत है ना, वो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि वो अभी वो मेहनत कर लो तुम लोग, है ना। क्योंकि मेहनत जितनी करोगे उतना अच्छा फल होगा, फल मिलता है। और ये मैं बोल रही हूँ, फल मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करो और कंसिस्टेंटली मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आज बैठ गए, आज पढ़ लिया हमने 5-6 घंटा और कल बिल्कुल आराम के मोड में पड़े हुए, ये नहीं करना है। हमें मेहनत करनी है, हम कर रहे हैं, आप भी करो। आपको वो सीट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना, तो यार वही ध्यान में रखो। तो यहाँ पर सीएनएस किसकी तरफ लेके जा रहा है, इनवॉलंटरी मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ, इन सब की तरफ क्या लेके जाता है, सिग्नल लेके जा रहा है। तो यहाँ पर भी कौन से नर्व फाइबर्स यूज हो रहे हैं, इफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या हो रहे हैं, इफरेंट नर्व फाइबर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना यार, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है ना। मतलब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी चीज को बढ़ावा देगा तो वहीं पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस चीज को बिल्कुल डाउन कर देगा। मान ही नहीं रहे यार दोनों। मतलब अगर सिंपैथेटिक सिस्टम हार्ट रेट बढ़ा रहा है तो ये हार्ट रेट को कम कर देगा। ये दोनों बिल्कुल लड़ने के मूड में रहते हैं, इसलिए हम लोग इनके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक न्यूरल सिस्टम से, और इससे क्वेश्चन आते हैं तो ढंग से पढ़ लेना, वरना पिटाई खाओगे, डिजिटली थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग बात करते हैं ब्रेन की, तो ये वो सेंटर है हमारी बॉडी का जो क्या करता है, कमांड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी को कमांड करने वाला और कंट्रोल करने वाला कौन सा सिस्टम होता है, ब्रेन होता है। ये ब्रेन जो तुम चला नहीं रहे हो, ठीक है, इसको चला लोगे तो सबसे बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मेरी मम्मी कहती है कि दिमाग सब में उतना ही दिया जाता है, यूज करने पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा यूज कर लो, है ना। अब यार देखो, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तो समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा कमांड भी दे रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, और जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रोसेस कर रहा है। यानी कि ये घर का मुखिया है। ये क्या है, घर का मुखिया है। कि तुम्हारे घर में कौन है, पापा होंगे मुखिया या मम्मी होंगी या दोनों होंगे, तो तुम कुछ परेशानी लेके उनके पास जाते हो, है ना। चले जाया करो, नहीं जाते हो तो मम्मी पापा के पास ही जाया करो, दोस्त ज्यादा दिन साथ नहीं होते, ठीक है। तो मम्मी पापा के पास तुमने परेशानी लेके गई, मम्मी पापा ने उसको एनालाइज किया, उसको जांचा, उसको परखा, उसका तोड़ा, उसको मरोड़ा, और फिर एक आउटकम जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो निकाल के दिया। हमारा ब्रेन भी कुछ इस तरह से ही होता है कि पहले कोई इंफॉर्मेशन आएगी, उसको प्रोसेस करेगा और फिर उसको आगे भेजेगा, है ना, फिर उसको आगे भेजेगा, ठीक है। अब ये जो कमांड्स है, ये जो इंफॉर्मेशन भेजने का काम है, कौन कर रहा है, ये कर रही हैं आपकी नर्व्स। कौन कर रहा है, आपकी नर्व्स। अब अगर हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, इट इज अ सॉफ्ट और डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसा होता है, वॉलनट की शेप का होता है, और इसके ऊपर बहुत सारा रिंकल प्रेजेंट है। रिंकल्ड यानी कि कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है। कैसा होता है, कॉन्व्यूलेटेड सरफेस होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके पास 3 तरह की मेनिंजेस प्रेजेंट होती है, 3 तरह की मेनिंजेस प्रेजेंट होती है।
ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर वाली, फिर आपकी एरेक्नॉइड और फिर आपका पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच की स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं। और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच की स्पेस को हम लोग कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो एरेक्नॉइड स्पेस है, इसके अंदर क्या बह रहा है? इसके अंदर बह रहा है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहां पर क्या प्रेजेंट है? CSF प्रेजेंट है। अब ये CSF क्यों प्रेजेंट है? इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। जो तुम्हारे माथे पे, सर पे टपली पड़ती रहती है ना, तुम्हारे भाई बहन आते जाते मारते रहते हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्बर कौन है? ये आपका CSF है। कौन है? CSF है। ठीक है, अब आपके स्कल को सिर्फ ये 3 महीने, इतना सॉफ्ट और डेलिकेट पोर्शन है यार ये, है ना, आपका ब्रेन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये नहीं चलेगा तो तुम नहीं चल पाओगे, है ना। तो यार इसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्कल। किसको कैसे प्रोटेक्ट करा गया है? बोनी स्कल से प्रोटेक्ट किया गया है। अब इस बोनी स्कल में एक क्रेनियल बोन्स है और फेशियल बोन है। 8 तरह की क्रेनियल बोन्स लगी हैं आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरे ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और 14 स्केलेटल एलिमेंट्स लगे हैं फेशियल बोन्स के लिए। ठीक है, तो ये सोचो, इतनी सारी चीजें सिर्फ आपके इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब प्रोटेक्शन भी उसी को चाहिए ना जिसको सबसे ज्यादा खतरा है। बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है यार, बिल्कुल छुई मुई है ये, है ना। इसको अगर कुछ हुआ तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो ये क्या है? छुई मुई है। ब्रेन क्या है? छुई मुई है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हाइंड ब्रेन। एक एक करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? फोर ब्रेन की। किसकी बात कर लेते हैं? फोर ब्रेन की। ये फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एनसीईआरटी के हिसाब से, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, अब सेरिब्रम कौन सा पोर्शन है? ये सबसे बड़ा पोर्शन है किसका? ब्रेन का, है ना। इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। अब ये जो पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या है? ये वाला पोर्शन बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों ही पार्ट्स डीपली कॉन्वोल्यूटेड हैं। इसमें बहुत सारे रिंकल्स प्रेजेंट है और इन दोनों पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फेयर बोलते हैं। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि किसी ने इसको कैसा क्या कर रखा होगा? सेपरेट भी कर रखा होगा। सेपरेट करने के लिए यहां पर ट्रैक्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं। और हर हेमिस्फेयर में 2 हेमिस्फेयर है, तो हर हेमिस्फेयर में एक क्या रीजन होता है? एक फ्रंटल लोब होगी, एक पैराइटल लोब होगी, एक ऑसिपिटल लोब होगी और एक टेम्पोरल लोब होगी। ठीक है, हर एक हेमिस्फेयर में, यानी कि इन टोटल अगर मैं पूरे सर की बात करूं, 2 फ्रंटल हैं, 2 पैराइटल हैं, 2 ऑसिपिटल हैं और 2 ही टेम्पोरल बोन्स मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप इस सेरिब्रम को देखोगे तो सेरिब्रम का जो आउटर वाला पोर्शन है बच्चों, वो आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। अब मैडम ये ग्रे कलर का क्यों दिखाई दे रहा है? तो चुन्नू मुन्नू, ये जो ग्रे कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी क्या है? सेल बॉडीज प्रेजेंट है। इस बाहर वाले पोर्शन में बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट है और सेल बॉडी में क्या थे? निसल ग्रैन्यूल थे। निसल ग्रैन्यूल क्या कर रहे थे? कलर दे रहे थे। कलर कैसा दे रहे हैं? ग्रे कलर का दे रहे हैं, इसलिए ग्रे मैटर बोला जाता है। अब इसका जो इनर पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। व्हाइट क्यों है? क्योंकि माइलिन शीथ प्रेजेंट है। बताया था ना, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो व्हाइट क्यों है? क्योंकि यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है जिसको व्हाइट अपीयरेंस दे रही है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ग्रे मैटर, फिर अंदर व्हाइट मैटर। अब देखो, अब यहां पर हमारे पास एक मोटर एरिया होता है ना, एक सेंसरी एरिया होता है और एक एसोसिएशन एरिया होता है। ये एसोसिएशन एरिया से बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या करता है? मेमोरी को कंट्रोल रेगुलेट करेगा। इंटर सेंसरी और कम्युनिकेशन को रेगुलेट करने वाला कौन सा एरिया होता है? एसोसिएशन एरिया होता है। ये याद रखना है, इससे बहुत बार पूछा गया है, इसलिए स्पेसिफिकली बता रही हूं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है।
नेक्स्ट पोर्शन है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो पहले पढ़ चुके हैं, हाँ ये वही दोगला आदमी है जो इधर भी है और उधर भी है ना, ये इधर का भी है और उधर का भी है ना, लेकिन अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए। तो ये जो हाइपोथैलेमस है कहाँ प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ थैलेमस। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल कर रहा है खाने की अर्ज, है ना, जो तुम्हें चटपने चाहिए होते हैं ना, कि आज तो मोमो खाऊंगा, आज तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, है ना, आज मम्मी शाही पनीर बना देती तो अच्छा होता। तो ये जितने भी खाने की अर्ज है, भूख, ये जितनी भी खाने की अर्ज है, कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। तुम्हारी गलती नहीं है, ये हाइपोथैलेमस की गलती है कि तुम इतने चटपने कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग और पीने की भी जो अर्ज होती है, पानी पीने की बात कर रही हूं, ये जो पानी पीने की अर्ज होती है, ड्रिंकिंग की अर्ज होती है, ये कौन करवा रहा है? आपका हाइपोथैलेमस करा रहा है। इसके साथ साथ सेक्सुअल ड्राइव, रेज और एंगर जैसे इमोशन को भी कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस भैया कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस भैया। अब आ जाओ थैलेमस पे। थैलेमस क्या है? सेरिब्रम को रैप करने वाला, मतलब सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है। अगर ये सेरिब्रम है तो अंदर ये क्या प्रेजेंट है? आपका थैलेमस प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इट इज नोन एज द रिले सेंटर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती? सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही थी। अब सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके गई, सीएनएस ने प्रोसेस करी, सीएनएस ने किसको बुलाया? मोटर न्यूरॉन को बुलाया। तो मोटर न्यूरॉन वहां से क्या लेके जाती है? आपकी इंफॉर्मेशन लेके जाती है टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है कि सेंसरी लेके आएंगी, मोटर लेके जाएंगी, ये पूरा जो कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? आपके थैलेमस भैया कर रहे हैं। कौन कर रहा है? थैलेमस भैया कर रहे हैं। आपके स्कूल में होती होगी ना रिले रेस, है ना, कुछ कुछ अपने फ्लैग लेके भागते हैं, 4 लोग होते हैं, 4 या 3, है ना, तो एक वो फ्लैग लेके भागता है, दूसरे को देता है, दूसरा भागता है, तीसरे को देता है, तीसरा भागता है, चौथे को देता है, और चौथा वाला क्या करता है? अपनी रेस कंप्लीट करता है। तो वो पूरा जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो रिले है, वो किसी ने कोऑर्डिनेट कर रखा है। तो वो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन है? आपकी थैलेमस है। कौन है? थैलेमस है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? एक लिम्बिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। लिम्बिक सिस्टम इज द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और यहां पर प्रेजेंट होता है एक एमिगडेला और एक हिप्पोकैम्पस। एमिगडेला क्या करता है? एक आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, आपके मूड को कंट्रोल करता है ना। आपको गुस्सा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है तो अब वो ये रेगुलेट कर रहा है, भूख लग रही है तो ये रेगुलेट, मायूस हो तो रेगुलेट कर रहा है, स्ट्रेस में हो तो ये है ना, एंजाइटी हो रही है तो ये ही कंट्रोल कर रहा है। और सबसे ज्यादा एंगर और रेज जैसे इमोशन को रेगुलेट या कंट्रोल करने वाला कौन है? ये एमिगडेला है। तो जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो एमिगडेला भैया से बोलेंगे कि मान जा, मान जा, नहीं तो किसी दिन तेरे को ही मारूंगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या करता है? आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे हो रहा है? ये देखो, मान लो, है ना, तुम कहीं जा रहे हो, है ना, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे साइड से एक इंसान निकला, है ना, लड़का लड़की जो भी हो सकता है ना, वो निकला। अब उसकी जो परफ्यूम की स्मेल थी वो बड़ी अच्छी थी यार, है ना, वो बहुत अच्छी स्मेल थी कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें याद रहेगी। बहुत छोटी सी स्पैन की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई इंसान तुम्हारे आसपास घूम रहा है और उसने भी अगर वो सेम परफ्यूम लगा रखा है, तो तुम्हें क्या याद आएगा? कि हाँ यार, ये जो परफ्यूम की स्मेल है मैंने पहले कहीं स्मेल कर रखी है। तो वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम किसका है? हिप्पोकैम्पस का है। किसका है? हिप्पोकैम्पस का है, भूलना नहीं है। ठीक है, अपनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करवाइए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यार मिड ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड नहीं करा है। ये जो मिड ब्रेन है ये थैलेमस और पोन्स रीजन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये किसमें? ये 4 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। अब जो 2 ऊपर वाले पोर्शन हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और जो नीचे वाले पोर्शन हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। जो ऊपर वाले पोर्शन है, इट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम आई एंड हेड। ऊपर वाले पोर्शन के पास इंपल्सेस कहां से आते हैं? आई के पास से आते हैं, और नीचे वाले पोर्शन के पास जो इंपल्सेस है वो आपके कानों की तरफ से आते हैं।
तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किस में हेल्प कर रहा है, फोकसिंग में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है, आंख क्या कर रही है, देख रही है ना, तुम जैसे अभी देख रहे हो, तो ये जो टुकुर 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 देखते हो, फोकस करके देखते हो, ये फोकसिंग का काम कौन कर रहा है, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कर रहा है। सुनने का, डिटेक्ट करने का, अब मान लो तुम खाली घर में अकेले हो, है ना, तुम खाली घर में अकेले हो, कहीं से कुछ गिरा, तो आपके कानों की जो क्षमता है ना, तुम्हें ये पता लग जाता है कि ग्लास गिरा है, चम्मच गिरी है, कोई क्या कहते हैं इंसान गिरा हुआ है ना, कोई अलमारी गिर गई है, कुछ भी गिर गया है, तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारे कानों को, तुम्हारे कान डिटेक्ट कर लेंगे और लोकेट कर लेंगे, मतलब डिटेक्ट कर लिया कि किसकी साउंड थी। दूसरा, कहां से गिरा है, कहां से ये आवाज आ रही है ना, कि साइड में से कोई छन 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 करके भूतों की तरह निकल रहा है, तो तुम्हारी कानों को पता चल जाएगा कि कहां से आवाज आ रही है, पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, आगे से आ रही है। तो ये डिटेक्ट करने की और ये लोकेट करने के लिए कि साउंड कहां से आ रही है, ये काम किसका है, आपके इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का है। किसका है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का है। अब यहां पर एक डक्ट होती है, कैनाल होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये आपके मिड ब्रेन से पास होते हुई थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, और इस यही वो कनेक्शन है जिसके अंदर, यही वो कैनाल है जिसके अंदर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब आ जाते हैं आपके हाइंड ब्रेन को। हाइंड ब्रेन को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। क्या है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। अब जब हम लोग बात करते हैं पॉन्स की, पॉन्स का मतलब ही क्या है, ब्रिज है। और ब्रिज का काम क्या होता है, दो दूरी पे जो चीजें हैं उनको कनेक्ट करना, है ना, दो डिफरेंट चीज को कनेक्ट करना काम किसका है, ब्रिज का है। तो यहां पर भी पॉन्स का काम कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसके पास फाइब्रस ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम है इसका, पॉन्स नाम है। अब यहां पर आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर था, ब्रीदिंग में पढ़ा था ना, जो आपके आरआरसी को, जो आपके मेड्यूला में प्रेजेंट है, उसको कंट्रोल कर रहा था, और इट एक्ट एज न्यूरल लिंक बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, है ना, इट एक्ट एज न्यूरल लिंक बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम। नेक्स्ट है आपका सेरिबेलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था, आपका सेरिब्रम था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, छोटू सेरिब्रम भी बोलते हैं। ये क्या है, छोटू सेरिब्रम है और वो बड़ू सेरिब्रम है। इसका क्या फंक्शन है, जब हम लोग सेरिबेलम की बात करते हैं तो इट कंट्रोल लोकोमोशन। क्या कर रहा है, लोकोमोशन को कंट्रोल कर रहा है। अब मैंने पहले भी रिपीट करा है, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, जो नशा पत्ता कर रहे हैं, है ना, तो उस नशे पत्ते में सबसे पहले क्या हैम्पर होता है, आपका सेरिबेलम, छोटा दिमाग हैम्पर होता है ना। अब जब कोई अल्कोहलिक पर्सन बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है तो सबसे पहले उसका सेरिबेलम इंपैक्ट करेगा और फिर वो चल नहीं पाएगा सीधे। फिर उसके साथ क्या होगा, इधर चला मैं उधर चला, मतलब सीधा चल नहीं पाएगा, है ना। उसकी चाल कैसी हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी। तो वो किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि सेरिबेलम इफेक्ट होता है किससे, अल्कोहल से। ठीक है, साथ के साथ इसकी कैसी अपीयरेंस है, वॉर्म लाइक अपीयरेंस है। ठीक है, ये क्या है, इसकी जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, इसका सेंट्रल वाला पोर्शन कैसा है, वॉर्म लाइक है, यानी कि नैरो और फरोड है। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट मॉड्यूलेट एंड रिकॉग्नाइज मोटर कमांड्स और कंट्रोल रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और मोटर कमांड्स को रेगुलेट कर रहा है और रिकॉग्नाइज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडुला। मेडुला क्या है, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट और स्मॉल इन साइज है, छोटा है ना, छोटा है। इट कंट्रोल रेस्पिरेशन, आरआरसी प्रेजेंट है ना यहाँ पे, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल कर रहा है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट होता है, आपका ब्रेन कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका क्या कंप्लीट होता है, ब्रेन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं यार किस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, है ना, किस पे आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे। अब
जब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, सीएनएस का ही पार्ट है। कैसी होती है? 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर थिक होती है। आपका जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, उसके बीच में क्या रन कर रहा है? ये स्पाइनल कॉर्ड रन करती है आपके बैकबोन के पीछे, ठीक है। अब यहां पर उल्टा है, यहां पर आपके सेरिब्रम में क्या था? ग्रे मैटर बाहर था और व्हाइट मैटर अंदर था। यहां उल्टा है, यहां व्हाइट मैटर बाहर है और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। और क्या करती है? ये पीएनएस को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? पीएनएस को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज माइनर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर आपका दिमाग है और ये क्या है? इट इज द माइनर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे लिंक है बिटवीन पीएनएस एंड ब्रेन, वो हमें पता चलता है रिफ्लेक्स आर्क से। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम है, वो खोल लेना। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? स्टिमुलस डिटेक्ट होगा, है ना। कुछ हुआ है तो उसको क्या करा जाएगा? डिटेक्ट करा जाएगा। कौन डिटेक्ट करता है? सेंसरी न्यूरॉन डिटेक्ट करती है। अब जैसे ही स्टिमुलस डिटेक्ट हो गया, अब उसको पास ऑन करना है। पास ऑन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? नर्व इंपल्स जनरेट होगा। नर्व इंपल्स जनरेट होता है किसमें? एफरेंट नर्व फाइबर्स में, क्योंकि एफरेंट नर्व फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो सिग्नल को कहां लेके जाते हैं? आपके सीएनएस की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये कहां पहुंचेगा? नर्व इंपल्स कहां पहुंच गया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही नर्व इंपल्स पहुंचता है तो फिर स्पाइनल कॉर्ड इंटर न्यूरॉन्स में क्या करती हैं? नर्व इंपल्स को जनरेट करा देती हैं, फैला देती हैं। किसमें? इंटर न्यूरॉन्स में, ठीक है। अब ये इंटर न्यूरॉन इनिशिएट करता है इंपल्स इनटू इफरेंट नर्व फाइबर्स, है ना। मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस आया, आपके सीएनएस तक पहुंचा। सीएनएस तक पहुंचने के बाद उसने प्रोसेस कर लिया। अब उसको वापस पहुंचाना पड़ेगा ना टारगेट तक। मतलब मान लो तुमने क्या लगाया? तुमने गर्म तवे पे हाथ लगा दिया, है ना। अब हाथ लगा के बैठे हुए ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, ऐसे करके तुरंत रिफ्लेक्स आ जाता है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने हाथ लगा दिया है गरम तवे पे, तो एक सिग्नल आया है जो ब्रेन को बता रहा है कि इस बेवकूफ ने गरम तवे पे हाथ लगा रखा है, इसको बोलो हटाएगा। अब ब्रेन ने ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी, ब्रेन ने एनालाइज किया, ये तो गलत है भैया, इसका हाथ जल जाएगा। तो ब्रेन तुरंत क्या करेगा? टारगेट तक ये इंपल्स को वापस भेजेगा, बोलेगा हाथ हटा, और तुम तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो ये हो रहा है किसमें? आपके रिफ्लेक्स आर्क में। कहां हो रहा है? आपके रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है। अब अगर आप देखोगे हमारे पास 12 पेयर्स क्या होती हैं? क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और 31 पेयर्स क्या होती हैं? आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है। ये क्या है? 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स है और 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स है। इस क्रेनियल नर्व से बड़ा क्वेश्चन आता है नंबर से, क्योंकि आपके एम्फीबियंस में 10 पेयर्स है, पाइसेस में 10 पेयर्स है, तो इस कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन आता है और ये हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यार देखोगे स्पाइनल नर्व्स को तो 8 सर्वाइकल है, 12 थोरैसिक है, 5 लंबार है, 5 सैक्रल है और 1 कोक्सीजियल है। और यही आपका सीक्वेंस है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का, है ना। वर्टिब्रल कॉलम का सीक्वेंस है। 8 पेयर सर्वाइकल नर्व्स है, 12 थोरैसिक है, 5 ल्यूम्बर है, 5 सेक्रल है और 1 कोक्सीजियल है। वहीं पर अगर हम लोग क्रेनियल नर्व्स की बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड यानी कि जो दोनों काम कर रही है ना। तो सेंसरी में ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ठीक है। फिर मोटर में यानी कि ले जाने का काम, सीएनएस से सिग्नल ले जाने का काम कौन कर रहा है? ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकियोलर, एब्ड्यूसेंस, स्पाइनल नर्व और हाइपोग्लॉसल। अब मिक्स्ड जो दोनों काम कर सकती है वो है आपकी ट्राइजर्मिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं। ये हमने कर लिया था सोमैटिक और ऑटोनॉमिक क्या होता है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एंटागोनिस्टिक बताया था मैंने आपको कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है। कैसे अगेंस्ट काम कर रही है? देखो,
सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो इसके पास जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो होता है एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन कहाँ पड़ा है, कहाँ पड़ा है, जल्दी बता दो कहाँ पड़ा है? पड़ा है ना आपने सिंपैथेटिक, आपने उधर कहाँ पढ़ा था? एड्रेनल ग्लैंड में, है ना। एड्रेनल मेड्यूला रिलीज करता है ये हार्मोन्स, क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक्साइट करते हैं, क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो यहां पर ये जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है अगर प्यूपिल को डायलेट करेगी तो ये प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। अगर ये पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट को स्लो डाउन करेगी ये फास्ट कर देगा। अगर ये हार्ट रेट बढ़ाएगी तो ये हार्ट रेट कम कर देगा। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी तो ये ब्लड प्रेशर कम कर देगा। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कराएगी तो ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। अगर ये एयर पैसेज को वाइडन करेगी तो ये एयर पैसेज को नैरो कर देगा। इतने ज्यादा जानी दुश्मन है ये दोनों एक दूसरे के, मान ही नहीं रहे हैं यार, मना लो इन्हें प्लीज। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये क्या है, अलग अलग है, दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ठीक है, और यहां पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, एसिटाइल कोलिन डोपामिन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स पर। कहाँ आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन पर, है ना। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारी सराउंडिंग में अगर कोई चेंजेस हो रही हैं, हमारी सराउंडिंग में अगर कोई चेंजेस हो रही हैं तो उनको डिटेक्ट करने वाले ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं। किनको, जो हमारी सराउंडिंग की चेंजेस को डिटेक्ट करता है उनको हम लोग सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, और उन चेंजेस को डिटेक्ट करके कहाँ लेके आता है, सीएनएस के पास, बड़े भैया के पास लेके आएगा और वो सीएनएस फिर उसको प्रोसेस करेगा और आगे जहां भेजना होगा वहां भेज देगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या है, कुछ टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं और ये किस चेंज को महसूस कर सकते हैं, टच को और प्रेशर को। किसको, टच को और प्रेशर को। कुछ फोनो रिसेप्टर्स हैं, फोन साउंड वेव्स को क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। कुछ स्टैटो रिसेप्टर्स हैं, अगर आपकी बॉडी एंगुलर या लीनियर मोशन पे चल रही है, यानी कि मतलब मान लो चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, तुम्हारी बॉडी को पता लग रहा है ना तुम चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, है ना, तो ये रिसेप्ट को, ये सेंस करने वाले ऑर्गन्स कौन है, ये आपके स्टैटो रिसेप्टर्स हैं। कुछ गस्टेटरी रिसेप्टर्स है जो टेस्ट को सेंस कर लेते हैं, अच्छा है, कड़वा है, गंदा है, मीठा है, जो भी है, जो भी सेंस करते हैं, कौन करता है, गस्टैटो रिसेप्टर्स। फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, स्मेल, ब्रीदिंग में पढ़ा था ना, ऑल्फैक्शन। फिर आपके थर्मो रिसेप्टर है जो टेम्परेचर को रिसेप्ट कर लेते हैं, टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। ठंडा टेम्परेचर है तो हमें पता चल रहा है, हम स्वेटर पहन लेंगे। गर्मी है, हमें पता लग रहा है गर्मी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसी लगा लेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी को पता लग रही हैं आसपास की, कि कितनी तेज कोई चिल्ला रहा है, कितनी तेज कोई बोल रहा है, कहाँ से कौन सी स्मेल आ रही है, कैसा टेम्परेचर हो रहा है ना, कहाँ से कौन आवाज दे रहा है, तो ये कौन आपको मार के भाग रहा है, कौन आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो हमारी बॉडी को ये सारे चेंजेस के बारे में कौन बताता है, ये सेंस ऑर्गन्स बताते हैं। अब यहाँ इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है आईज एंड ईयर्स और उनके मैकेनिज्म के साथ। क्या पढ़ना है, आईज एंड ईयर्स और उनके मैकेनिज्म के साथ। अब आप लोगों को पता है आईज एंड ईयर्स आपने 10वीं में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? 8वीं में आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, पढ़ा था, है ना। तो यार वही चीज हमें थोड़ा इलैबोरेटेड वे में यहाँ पर देखनी है ना। रिवीजन लेक्चर है, तो सबसे पहले मैंने कोशिश करी है कि आईज को, है ना, आईज का मैं पूरा एक ही पेज में ले आऊं। मैकेनिज्म नहीं है इसमें क्या है, सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने ईयर के साथ किया और फिर आखिरी में हम लोग करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, क्लियर है। चलो अब सबसे पहले जब हम लोग आइस की बात करते हैं, है ना, आइस के पास सबसे बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा। क्या है, स्क्लेरा। जब हम लोग स्क्लेरा की बात करते हैं तो इट इज अ टफ लेयर। इसके पास क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, मिल्की वाइट लेयर होती है यहाँ पर, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया कैसी है, ट्रांसपेरेंट है, और कॉर्निया क्या करती है, इट इज अ रिफ्रेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्रैक्शन कराने वाला सरफेस क्या है, कॉर्निया है।
ठीक है। कॉर्निया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डोम शेप्ड है और कर्व्ड सरफेस है जो रिफ्रैक्शन करा रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों कराई जाती है? ताकि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ढंग से फोकस के साथ क्लियर विजन में देख सकें, ठीक है। तो क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन? बेंड करने के लिए रिफ्रैक्शन हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग कॉर्निया का सरफेस देखेंगे तो ये कैसा है? मॉइस्ट सरफेस रहेगा और डस्ट फ्री रहेगा, ठीक है। मॉइस्ट रहेगा और डस्ट फ्री रहेगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है कोरोइड, है ना। जब हम लोग कोरोइड की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ये आंखों के अंदर लाइट बहुत सारी आ रही है तो आंखों के अंदर भी रिफ्लेक्शन हो सकती है। आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन होगी यार तो बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, सब कुछ धुंधला है दिखेगा, ठीक है। तो यार ये क्या करता है? कोरोइड प्रिवेंट रिफ्लेक्शन और विद इन दी आईज, आई के अंदर ही, आंखों के अंदर ही रिफ्लेक्शन ना हो, है ना। तो उसको कौन प्रिवेंट करता है? कोरोइड। ये क्या है? पिगमेंटेड सरफेस है और यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। पिगमेंटेड है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है एंड इट इज कवर्ड बाय स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? एक ब्लूइश कलर की लेयर है, ठीक है। ये जो आपकी कोरोइड है इट इज कवर्ड बाय स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? एक ब्लूइश कलर की लेयर है। और ये जो आपकी है ना कोरोइड, ये पोस्टीरियरली थिन है और एंटीरियरली थिक है, यानी कि पीछे की तरफ से पतली है, आगे की तरफ से थिक है। और आगे जाके आगे का जो थिक सरफेस है वो क्या बनाता है? सीलियरी बॉडी बना रहा है। और ये सीलियरी बॉडी क्या है? एक आगे जाके एक और सरफेस बना रही है जो कि पिगमेंटेड है, ओपेक है और उस स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हो आइरिस, ठीक है। यानी कि कोरोइड से क्या निकला? कोरोइड को कवर कर रखा है आपकी स्क्लेरा ने। स्क्लेरा क्या है? एक ब्लूइश लेयर है। स्क्लेरा का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां पर क्या है? सीलियरी बॉडी है। सीलियरी बॉडी के पास क्या है? एक पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग कहते हो आइरिस। और ये आपको पिगमेंटेड ओपेक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। दिस इज द विजिबल पोर्शन ऑफ आईज, ठीक है। अब इस आइरिस के अंदर क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल क्या करती है? लाइट कैप्चर करने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है? लाइट कैप्चर करने का काम करती है। तो अगर लाइट कम है तो आपकी प्यूपिल क्या हो जाएंगी? एनलार्ज हो जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर करे। और वहीं पर सूरज को आंखें दिखा के खड़े हो तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? ऐसे छोटी छोटी नहीं कर लेते तुम लोग आंखें? क्यों? क्योंकि इतनी लाइट हमें नहीं चाहिए भैया, हमारी आंखों को इतनी लाइट नहीं चाहिए, हमारी आंखें हो जाएंगी खराब, है ना। तो ये क्या करती है? जब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल नैरो हो जाती है, कम लाइट है तो प्यूपिल क्या हो जाएगी? डायलेट, एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? लेंस क्या है? आइरिस के पीछे प्रेजेंट है और आपकी लाइट रेस को बेंड करने का काम करता है। ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है विद सस्पेंसरी लिगामेंट। इसके पास कौन से लिगामेंट है? सस्पेंसरी लिगामेंट है। और क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि लेंस क्या हो पाए? ज्यादा स्फेरिकल हो पाए। अगर ज्यादा स्फेरिकल होगा, ये क्यों होता है? ये जो सेंसरी लिगामेंट है इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मान लो आप बहुत दूर की तरफ देख रहे हो और दूर से तुरंत आपको कोई बोले भाई यहाँ देख, तो ये जो दूर से फोकस हटा के जो पास में फोकस कर रहा है, आपकी आंखें जो कर पा रही हैं वो इसी के वजह से कर पा रही हैं, सेंसरी लिगामेंट्स के वजह से फोकस कर पा रही हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है रेटिना। अब जब हम लोग रेटिना के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कुछ बाइपोलर सेल्स होते हैं और कुछ गैंग्लियन सेल्स होते हैं। जब हम लोग फोटो रिसेप्टर्स यानी कि लाइट रिसेप्टर सेल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? रॉड्स हैं और कोन्स हैं। रॉड्स क्या है? रॉड्स यार अगर हम लोग एक आंख की बात करें तो 100 मिलियन रॉड्स पर आई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विजन कहाँ दे रहे हैं? डिम लाइट। जब अंधेरा है, अंधेरे में जो थोड़ा बहुत देख पा रहे हो तो इन रॉड्स को थैंक यू बोलो कि इनके वजह से देख पा रहे हो, वरना देख नहीं पाते, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट है। तो जब हमारी आंखें अंधेरे में लाइट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है तो ये जो रोडोप्सिन है 2 पिगमेंट्स में टूट जाता है और ऑप्सिन रह जाता है जो आगे हमारा क्या करता है? हमें डिम लाइट में विजन करा रहा है। और विटामिन ए बहुत जरूरी है फॉर दिस ब्रेकेज। ये जो डिटैचमेंट ऑफ रोडोप्सिन है इसके लिए विटामिन ए
के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर विटामिन ए कम होगा तो उस इंसान को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि वो इंसान अंधेरे में नहीं देख पाएगा। वहीं पर जब हम लोग कॉन्स की बात करते हैं बच्चों, तो कॉन्स क्या है, ये ब्राइट लाइट में ऑपरेट करती है। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमें कलर्स देखने में मदद करता है। अभी मैंने इतने सारे कलर्स यूज करे हैं, तो ये आप देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी कॉन्स ढंग से क्या कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी आंखें सिर्फ इन्हीं कलर को देख पाती हैं, बट हमारे ब्रेन के पास कैपेबिलिटी है टू मिक्स दीज कलर्स, और जिसके वजह से आपको और ढेर सारे कलर दिखते हैं। ठीक है, तो ये यार हमारे ब्रेन, क्या सोचो ना कितना फैसिनेटिंग है कि आपकी आंखों के पास कैपेबिलिटी सिर्फ 3 कलर को देखने की है, लेकिन आपका ब्रेन क्या कर रहा है यार, आपका ब्रेन सब कुछ देख पा रहा है, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बाकी कलर्स को, इन 3 कलर्स को मिक्स कर करके और नए कलर्स दिखवा पा रहा है ना। तो कितना एक्साइटिंग है ये। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिए क्या है, साइनोप्सिन पिगमेंट है, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्सिन है, रेड कलर के लिए एरिथ्रोप्सिन है। ठीक है, तो ब्लू कलर कौन से वेवलेंथ को पकड़ती है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट को, ग्रीन कलर मीडियम वाली और रेड कलर लॉन्ग वाली। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे हमारे क्या, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब आ जाओ बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स आर शॉर्ट सेंसरी सेल्स, और इनकी सेल बॉडी के पास क्या है, एक एक्सॉन है और एक ही डेंड्राइट है, इसलिए इनको बाइपोलर सेल्स बोला जाता है। फिर ये बाइपोलर सेल्स लीड्स टू गैंग्लियन। गैंग्लियन जो है, गैंग्लियन के एक्सॉन, बहुत सारे गैंग्लियन के एक्सॉन इकट्ठा होके क्या करते हैं, आगे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व आंखों से निकल के ब्रेन की तरफ जा रही होती है, और इस पोर्शन में इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है, इधर इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ यार, हमारी आईज को 2 चेम्बर्स में बांटा गया है। हमारी आईज को 2 चेम्बर्स में बांटा गया है, एक है एक्वस चेम्बर और दूसरा है विट्रस चेम्बर। एक्वस चेम्बर है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, इसके अंदर, चेम्बर के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या है, वाटरी फ्लूइड है, और ये वाटरी फ्लूइड एट द एंड ब्लड में ड्रेन हो जाता है। वहीं पर जो हमारा विट्रस चेम्बर है, ये कहाँ प्रेजेंट है, लेंस और रेटिना के बीच में, है ना। लेंस और रेटिना के बीच में क्या प्रेजेंट है, विट्रस चेम्बर। और इस विट्रस चेम्बर में जो ह्यूमर फिल्ड है, विट्रस ह्यूमर फिल्ड है, वो कैसा है, सेमी सॉलिड है, जिलेटिनस मटेरियल है, और ये ब्लड के अंदर नहीं जाता। ऊपर वाला कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर ड्रेन हो जाता है, क्योंकि वो वाटरी है। ये जिलेटिनस है, सेमी सॉलिड है, इसलिए ब्रेन के अंदर, ब्लड के अंदर ड्रेन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। अब आईज में जो पोस्टीरियर पोल है उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहीं पर पास में एक येलो स्पॉट है जिसको हम लोग मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, और एक सेंट्रल पिट है जिसको हम लोग फोविया कहते हैं, जिसमें सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होती है। और ये वो पोर्शन है जहां पर हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिल रहा है और एक शार्प विजन मिल रहा है। ठीक है, क्या है, हाईएस्ट रेजोल्यूशन है और शार्प विजन है। ठीक है, किसके वजह से, कहां पर, फोविया में। कहां पर, फोविया में, जहां पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, है ना। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब आ जाओ ईयर पे, है ना। सेम कोशिश मैंने यहाँ करी है कि यार ईयर एक ही पेज पे आ जाए, है ना, ताकि आपको बहुत सारे पेज ना पलटने पड़े, है ना। बस आपको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट मान लेना, जब ये पढ़ो तो इनके स्ट्रक्चर ऐसे साइड में रख लेना, फिर आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके ईयर की हम लोग बात करते हैं, किस काम आते हैं, 2 फंक्शन है ईयर के। एक तो हमें बचपन से पता है, सुनने के काम दे रहा है ना। अभी तुम सुन रहे हो, मैं बड़बड़ बड़बड़ करे जा रही हूँ, है ना, तो वो सुन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे कान सही चल रहे हैं। अगर तुम नहीं सुन पा रहे, जो मम्मियों के मुताबिक हम कभी सुनते ही नहीं है, तो हमारे कान सही नहीं चल रहे। ठीक है, तो हमारा जो ईयर है, एक फंक्शन क्या हो गया, सुनना। ठीक है, क्या बोल रहे हो मैडम, ये तो सुने ही जा रहे हैं हम जिंदगी भर से। कोई बात नहीं, कुछ टाइम और, है ना। तो क्या है,
ईयर्स का काम, पहला काम क्या है? सुनना। दूसरा काम क्या है कानों का? दूसरा काम है बच्चों आपका क्या है? आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना, ठीक है। अब ये दोनों काम कैसे हो रहे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपके जो कान है 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। एक है आपका एक्सटर्नल ईयर, एक है मिडल ईयर और तीसरा है इनर ईयर, है ना। एक्सटर्नल, मिडल और इनर। जब हम लोग एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल ईयर में एक पिन्ना है और एक एडिटरी मीटर्स है। ये पिन्ना है, ये जिसको पकड़ के मम्मी कान खींच देती है, टीचर कान खींच देते हैं, तो दिस इज पिन्ना। और अंदर क्या है? ऑडिटरी मीटर्स, और उसके अंदर एक ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। अगर हम लोग पिन्ना को देखें, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। और इसका काम क्या है? जो साउंड आ रही है उसको गैदर करना, साउंड वेव्स को गैदर करने का काम किसका है? आपके पिन्ना का है। अब ऑडिटरी मीटर्स क्या करता है? जो साउंड गैदर हुई है उसको अंदर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंदर की तरफ आप जब देखोगे तो यहां पर आपको सिबेशियस ग्लैंड देखने को मिलेंगे, हेयर देखने को मिलेंगे। सिबेशियस ग्लैंड ईयर वैक्स क्या कर रहे हैं? सिक्रीट करते हैं। अब ये क्यों है यहाँ पर? ताकि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर सके, कोई कीड़ा मकोड़ा घुस रहा है तो उसको पकड़ सके, ठीक है। तो ये काम क्या है? इन हेयर्स का और ईयर वैक्स का है। अब ऑडिटरी मीटर्स, ऑडिटरी कैनाल के एंड में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनम मेम्ब्रेन। इट मार्क्स द एंड ऑफ एक्सटर्नल ईयर। और ये कैसा है? थिन, सेमी ट्रांसपेरेंट और ओवल स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है? थिन, सेमी ट्रांसपेरेंट और ओवल स्ट्रक्चर है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप इसका आउटर, बाहर की तरफ वाला सरफेस देखोगे तो वहां स्किन है, लेकिन अंदर की तरफ क्या है? म्यूकस है। बाहर की तरफ स्किन है और अंदर की तरफ क्या है? म्यूकस है। अब ये एक्सटर्नल ईयर जाके कहां पर पहुंचता है? मिडल ईयर में। और मिडल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मैलियस, इंस्कस और स्टेप्स। ये 3 क्या है? बोन्स है जिनको हम लोग ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। मैं लिखना भूल गई हूं, प्लीज आप लोग भी लिख लेना, है ना। क्या बोलते हैं? ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। पहली क्या है? मैलियस। मैलियस की जब लोग बात करते हैं तो कैसी है? हथौड़े जैसी है। कैसी है? हथौड़े जैसी है। आउटर है, सबसे बाहर वाली है। और इसका जो हथौड़े का हैंडल है वो किससे अटैच्ड है? टिम्पैनम से अटैच्ड है, ठीक है। इसका जो हथौड़े का हैंडल है किससे अटैच्ड है? टिम्पैनम से अटैच्ड है। फिर है आपका इंस्कस। इंस्कस क्या है? मिडल वाली लेयर है और किसकी शेप की है? एनविल शेप्ड है। एंड इट इज अटैच टू बोथ मैलियस और स्टेप्स, दोनों से अटैच है क्योंकि बीच में है। ये वो बीच वाला भाई है जो बड़े और छोटे के बीच में फंस के रह जाता है, ठीक है। फिर है सबसे छोटा वाला जो है आपकी स्टेप्स। कैसी है? स्टिरअप शेप की है। और ये जो है वो आपके ओवल विंडो पे अटैच्ड है ना। जो स्टेप्स है, जो सबसे इनर वाली है, ये ओवल विंडो पे अटैच है। और उस ओवल विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा ओवालिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा ओवालिस। बेसिकली हम कह सकते हैं ये ओवल विंडो क्या है? खिड़की है इनर ईयर की तरफ जाने की। क्या है? इनर ईयर की तरफ जाने की खिड़की है, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं? ये ना जो आपकी साउंड वेव आई है ना, वो आते आते थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो साउंड वेव की वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने का काम किसका है? इन 3 ईयर ऑसिकल्स का है। तो इट एक्ट एज लिवर सिस्टम, लिवर सिस्टम की तरफ। लिवर नहीं, हमारा वाला लिवर नहीं, गाड़ी वाला, है ना। और ये क्या करती है? इट इंक्रीज वाइब्रेशन, ट्रांसफर करती है वाइब्रेशन को और इंटेंसिटी ऑफ साउंड को भी बढ़ाती है, ठीक है। साथ के साथ बढ़ाने के साथ साथ एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है, ठीक है, ताकि इनर ईयर तक, जो कि मेन हियरिंग ऑर्गन है जहां पर, उस तक ये साउंड क्लियरली पहुंच पाए, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाते हैं किस पे? इनर ईयर पे। इनर ईयर क्या है? एक तरह का डेलिकेट स्ट्रक्चर है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैब्रिंथ बोलते हैं। इस लैब्रिंथ में 2 तरह के फ्लूइड है, एक है पेरिलिम्फ और एक है एंडोलिम्फ, ठीक है। पेरी और एंडोलिम्फ, ठीक है। अब यहां पर एक बोनी लैब्रिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ प्रेजेंट होता है। बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस है, ठीक है। बोनी बाहर है और मेम्ब्रेनस अंदर की तरफ होता है, ठीक है। इनर ईयर का सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है आपका कॉक्लिया। कॉक्लिया कैसा है? स्नेल देखा
है, स्नेल देखा है, ऐसे करके राउंड राउंड उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये भी कैसा है, स्पाइरली कॉइल्ड है, इट इज कॉइल्ड स्पाइरली स्नेल की तरह, ठीक है। मेन हेयरिंग ऑर्गन है हमारा ये, कौन सा, कॉक्लिया। अब जब आप कॉक्लिया को देखोगे तो इसका बेस काफी ब्रॉड है, लेकिन जैसे ही ऊपर तक पहुंचेगा तो इसका जो बेस, इसका जो एपेक्स है वो कैसा है, पॉइंटेड है, कैसा है, पॉइंटेड है, ठीक है। अब ये जो एपेक्स है, ये जो आपका ब्रॉड बेस है, कहां पर ओपन हो रहा है, आपके ओवल विंडो से। ओवल विंडो पे कौन आ रही थी, स्टेप्स आ रही थी वाइब्रेशन लेके, वहां से क्या हुआ, ये कहां चला गया, कॉक्लिया के अंदर थ्रू ब्रॉड बेस, ठीक है। अब इस कॉक्लिया के पास दो मेम्ब्रेन है, रीजनर्स मेम्ब्रेन है और बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है। रीजनर्स मेम्ब्रेन है और बेसिलर मेम्ब्रेन है। और कॉक्लिया का जो बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्केला वेस्टिबुलाई सबसे ऊपर वाला, स्केला मीडिया मिडल वाला, और स्केला टिम्पैनाई आई यानी कि इनर वाला, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई में पेरिलिम्फ है, स्केला टिम्पैनी में पेरिलिम्फ है, लेकिन स्केला मीडिया में एंडोलिम्फ फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वो एरिया है, क्या कौन सा एरिया है, स्पेस विद इन दी कॉक्लिया, कॉक्लिया के अंदर की ही स्पेस में कौन फ्लो कर रहा है, एंडोलिम्फ फ्लो कर रहा है, और इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्केला मीडिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्टिबुलाई है और टिम्पैनाई है, ये भी एपेक्स से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू हेलिकोट्रेमा, किसके थ्रू, हेलिकोट्रेमा के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, ये जो हेलिकोट्रेमा है ना, यहां पर और क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फांसो कोटाई, उन्होंने अपने नाम के पीछे इस ऑर्गन का नाम क्या रख दिया, ऑर्गन ऑफ कोटाई रख दिया, ठीक है। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन दी बेसिलियर मेम्ब्रेन, इस इनर वाली बेसिलियर मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास क्या है, बहुत सारे हेयर सेल्स है, और ये हेयर सेल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, दे आर दी रिसेप्टर्स, हेयर सेल्स क्या हैं, दे आर दी रिसेप्टर्स ऑफ साउंड वेव्स, है ना। अब ये क्या है, इस हेयर सेल के ऊपर, मान लो ये हेयर सेल है, तो इसके अगेंस्ट में क्या प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। किसके ऊपर प्रेजेंट है, हेयर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब हेयर सेल्स का जो एपिकल एंड है उसमें स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, और बेसल एंड के पास क्या प्रेजेंट है, एफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स का क्या फंक्शन है, सीएनएस तक सिग्नल ले जाने का। तो एफरेंट नर्व फाइबर से कहाँ जाएगा, ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से कहाँ चला जाएगा, सीएनएस पे। इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। क्या कहते हैं, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, यानी कि ये वो ब्रांच है जो सुनने में हेल्प कर रही है, ये वो ब्रांच है जो सुनने में हेल्प कर रही है। तो पहला फंक्शन सुनने में कौन हेल्प कर रहा है, कॉक्लियर ब्रांच, और इट इज द मेन हियरिंग ऑर्गन, ठीक है। वहीं पर देयर आर सच ऑर्गन्स जो आपके बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब वहीं पर एक क्या है, एक वेस्टिब्युलर अपैरेटस है। कॉक्लिया था, ऑर्गन ऑफ कोटाई था, वेस्टिब्युलर अपैरेटस है। वेस्टिब्युलर अपैरेटस कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यही वो ऑर्गन है, यही वो पोर्शन है जो आपके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके पास ये वेस्टिबुलर अपैरेटस दो पोर्शन में डिवाइडेड है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वो भी कितने, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, और एक ऑटोलिथ। और ऑटोलिथ भी क्या, ऑटोलिथ में भी दो पार्ट्स है, सेक्यूल और यूट्रिकल, याद रखना है। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। ये तीनों कैनाल 90 डिग्री टू ईच अदर है, यानी कि तीनों अलग प्लेन्स में होंगे, इस तरह से ऑल ऑफ देम आर इन 3 डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। अब इसका जब हम लोग बेस देखते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल का बेस कैसा है, स्वॉलन है यानी कि फूला हुआ है। फूले हुए पोर्शन को, लार्ज पोर्शन को हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एम्पुला। एम्पुला से ये कहाँ जाएगी, क्रिस्टे एम्पुलारिस। क्रिस्टे एम्पुलारिस के पास एक एफरेंट नर्व है और एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या करती है, आपकी हेड में अगर कोई भी हेड की पोजीशन में चेंजेस हो रही है, आपको कोई घुमा रहा है, पकड़ के ऐसे बाल पकड़े किसी ने, ऐसे करके घुमा दिए, चक्कर आएंगे ना, तो वो किसने सेंस किया, वो इस क्रिस्टे एम्पुलारिस ने सेंस किया।
इस क्रिस्टे एम्पुलारिस के पास जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने सेंस किया कि यार किसी ने इसका पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया है, इसको किसी ने पूरा हिला के रख दिया है, ठीक है। तो ये रिसीव करेंगे, ये इनको पता चलेगा, ये डिटेक्ट करेंगे और फिर एफरेंट नर्व फाइबर की हेल्प से कहाँ भेज देंगे, सीएनएस की तरफ भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, सीएनएस की तरफ भेज देंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्युलर ब्रांच ऑफ ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर ब्रांच है। ये क्या थी, कॉक्लियर ब्रांच है जो हियरिंग में हेल्प कर रही है। ये वेस्टिबुलर ब्रांच है जो किस में हेल्प कर रही है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। अब वहीं पर ऑटोलिथ है जिसके पास सेक्यूल है और यूट्रिकल है। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट बिलो सेमी सर्कुलर कैनाल, और यहाँ पर प्रेजेंट है एक रीजन जिसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला। ये मैक्यूला भी किसकी तरह वर्क कर रही है, क्रिस्टे एम्पुलारिस के रिसेप्टर की तरह। यानी कि हेड की पोजीशन में कोई चेंजेस होगा तो इस मैक्यूला को पता चल जाएगा। इस मैक्यूला में हेयर सेल्स है, कहां पर, बेसल एंड पर, और बेसल एंड के बाद एफरेंट नर्व फाइबर है जो कहां लेके जा रही है, वेस्टिबुलर ब्रांच का पोर्शन है, ठीक है, जो आपके बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को मेंटेन कर रही है, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर हो जाता है समाप्त। क्या खत्म हो जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर खत्म हो जाता है। अब आ जाओ मैकेनिज्म पे। 3 मैकेनिज्म कर रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं, सुन कैसे पा रहे हैं और बॉडी को मेंटेन कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें देखने की, तो सबसे पहले देखने के लिए हमें चाहिए उजाला, हमें चाहिए लाइट। लाइट आई, उसको हमने कहाँ भेज दिया, अंदर। अगर दूर से लाइट आ रही है तो पैरेलल रेज आ रही है, अगर बहुत पास से आ रही है तो वो रेस कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, उस लाइट को हमने क्या करा, बेंड किया। बेंड क्यों किया था हमने बेंड, ताकि फोकस कर पाए, ताकि हमें शार्प विजन दिखे, ठीक है। तो यहां पर बेंड करने का काम किसका है, रेटिना का। इसने रिफ्रैक्ट करा, रेटिना के साथ साथ कॉर्निया, आई लेंस और ह्यूमर्स भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब लाइट जो रेज आती है वो तो काफी सारी वेवलेंथ की आ सकती है, यूवी वेवलेंथ की आ सकती है, एक्सरे वाली आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन हमारी आंखें देख किसको पाएगी, जो हमारी आपकी विजिबल वेवलेंथ है। तो विजिबल वेवलेंथ को क्या करते हैं, फोकस करते हैं रेटिना के ऊपर। अब जैसे ही फोकस होता है वहां पर इंपल्स जनरेट होता है, और इंपल्स जनरेट कहाँ होता है, रॉड्स या कोन्स में इंपल्स जनरेट होगा। अंधेरे में है तो रॉड्स में होगा, कोन्स में होगा जब उजाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद कहां पर एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, एक्शन पोटेंशियल बन रहा है आपका गैंग्लियन में और बाइपोलर सेल्स में, और वहां से ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। कहां, लाइट आई, लाइट आने के बाद उसको बेंड किया गया ताकि वो फोकस कर पाए, फिर वहां से विजिबल लाइट को चुना गया। विजिबल लाइट को क्या करा गया, कॉर्निया पे क्या किया, विजिबल लाइट को रेटिना पे फोकस किया गया। अब वहां पर इंपल्स जनरेट हुए रॉड्स और कोन्स में, फिर डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसमें, बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन में, और फिर आपका ऑप्टिक नर्व, क्योंकि गैंग्लियन के एक्सॉन मिला के क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, और फिर आपका क्या बन गया, विजुअल कॉर्टेक्स की तरफ ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व लेके चली गई और आपको दिखने लग गया। वहीं पर हम लोग जब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की बात करते हैं तो आपके एक्सटर्नल ईयर ने क्या करा, इसने क्या किया, साउंड वेव्स इकट्ठा करे। ऑडिटरी मीटर्स ने वो साउंड वेव्स अंदर भेजे, ईयर ड्रम पे साउंड वेव्स पता चला। अब वो वेव स्ट्राइक कहाँ करती है, टिम्पैनम मेम्ब्रेन पे। वहां पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन हो रहा है, किसका, एयर का, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कहाँ गई, ईयर ऑसिकल पे, मैलियस पे गई, मैलियस से इंस्कस पे गई और इंस्कस से स्टेप्स पे गई, स्टेप से कहाँ गई, आपकी ओवल विंडो पे गई, फेनेस्ट्रा ओवालिस पे गई। फेनेस्ट्रा ओवालिस ने कहाँ पर क्या किया, फेनेस्ट्रा ओवालिस ने क्या किया, आपके स्केला मीडिया के जो एंडोलिम्फ है उसमें वाइब्रेशन शुरू कर दी, है ना। जब स्केला मीडिया के अंदर वाइब्रेशन शुरू हुई तो आपका बेसिलियर मेम्ब्रेन पे भी वाइब्रेशन फील हुई। अब जैसे ही बेसिलियर मेम्ब्रेन पे वो वाइब्रेशन फील होती है वैसे ही नर्व इंपल्स जनरेट हो जाता है। नर्व इंपल्स ऑडिटरी नर्व के पास जाता है और ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी रीजन के पास चला जाता है,
ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से जब हम लोग मेंटेन करते हैं बॉडी का बैलेंस, तो यहाँ पर मैक्यूला और क्रिस्टा में हेयर सेल्स थे, तो जो हेड की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको सेंस कर रहे थे। जैसे ही हेड की पोजीशन चेंज होगी वैसे ही इंपल्स जनरेट हो जाएगा। ये इंपल्स एफरेंट नर्व फाइबर कहाँ लेके जाएंगे, वेस्टिबुलर ब्रांच के होते हुए सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन में लेके जाएंगे। सेरिबेलम क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि इसने करा क्या है, इसको किसी ने मारा है, ये पी के आया है या ये कहीं टकरा गया है। तो इसको एनालाइज करके फिर उस इंसान को थोड़ी सद्बुद्धि देगा कि अगर पी रहा है तो बंद कर दे, है ना, किसी ने मारा है तो उठ के वहां से चला जा। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज होके फिर आगे टारगेट तक उसका सिग्नल आपका सीएनएस भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। ये क्या है, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ विजन, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। अब यहाँ पर हो जाता है आपका चैप्टर समाप्त। ठीक है, बहुत कोशिश करिए यार कि आपके एनसीईआरटी के हर पॉइंट को मैं कवर कर पाऊँ। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। बहुत कोशिश करिए कि एक ही पेज में सब कुछ कर पाऊँ, हर टॉपिक को एक ही पेज में ला सकूँ, ताकि आपके माइंड मैप्स के फॉर्म में ही आपके पास ये नोट्स हो। और आपके लिए ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इनसे क्वेश्चन लगाओगे तो आप बहुत क्वेश्चन कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस मेहनत करनी है, पढ़ना है, और यार मुझे पता है कर लोगे तुम, है ना, कुछ भी हो जाए मुझे पता है कर लोगे तुम। मेहनत करने वाला बच्चा ना कर ही लेता है ना, मेहनत करने वाला बच्चा ना कर ही लेता है। उसको पता है उसको मेहनत करनी है, उसे ये भी पता है उसे मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि उसे कुछ बनना है ना, उसे कुछ बनना है। जो लोग एम्बिशियस होते हैं ना वो उस तरह की मेहनत करते हैं। तो एम्बिशियस बनो, सेल्फिश बनो इस टाइम पे, है ना, अपना टाइम किसी को मत दो, है ना, अपना टाइम किसी को मत दो, अपना टाइम सिर्फ पढ़ाई में लगाओ, है ना, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत मम्मी से बात, पापा से बात, है ना, एर गैर वाली चीज़ों में मत पढ़ो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो होगा आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तब तक के लिए पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और वहां से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा।